आइए बच्चों, डिमांड वाले चैप्टर के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग बच्चों बात करते हैं बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या अंतर होता है। देखिए ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और पेपर में आने के 90% चांस होते हैं इसके। किसके बेटा? ये देखो लिखा हुआ है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस होता है बेटा। देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बेटा जो होता है वो प्राइस के कारण होता है, ड्यू टू द प्राइसेस। कहने का मतलब अगर किसी चीज के प्राइस में चेंज आने के कारण, किसी चीज के प्राइस में चेंज आने के कारण किसी चीज की डिमांड घटे या बढ़े तो उसको हम बोलते हैं हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फिर से सुन लीजिए, किसी चीज के प्राइस घटने या बढ़ने के कारण, क्योंकि डिमांड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जब किसी चीज के प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी। तो सीधी सी बात है, प्राइस घटने या बढ़ने के कारण, ठीक, किसी चीज की डिमांड घटे या बढ़े या डिमांड में जो चेंजेस आता है उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब चेंज इन डिमांड क्या होता है बेटा? कहने का मतलब प्राइस कांस्टेंट रहे, किसी चीज के प्राइस तो वही है जो पहले थे और लेकिन डिमांड घट रही है या बढ़ रही है, तो इसको एक्चुअली क्या होता है, इसमें होता है ये अदर फैक्टर्स के कारण आता है। मतलब अदर फैक्टर्स के कारण किसी चीज की डिमांड घटे या बढ़े तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, ठीक है। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में बेटा मूवमेंट आता है। क्या आता है? मूवमेंट। और इसमें क्या आता है बेटा? शिफ्टिंग आती है। क्या आती है? चेंज इन डिमांड में क्या आती है? शिफ्टिंग। अब ये शिफ्टिंग क्या है, मूवमेंट क्या है, ये मैं आपको नीचे डायग्राम में सिखाऊंगा। ठीक है। अब इसके बाद बेटा जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दो तरह का होता है, ये जरा ध्यान रखने वाली बात है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। पहला क्या है? एक्सटेंशन इन डिमांड। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब देखो एक्सटेंशन इन डिमांड क्या होता है, पेपर में पूछ लेता है। देखिए जब किसी चीज के बेटा प्राइस घटे, प्राइस घटे, प्राइस घट रहे हैं 10 रुपए से 5 रुपए हो गए और डिमांड 100 से क्या हो गई? 200 हो गई, तो इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सटेंशन इन डिमांड। कहने का मतलब एक्सटेंशन इन डिमांड क्या होता है? जब किसी चीज के प्राइस घट जाए, कीमत घट जाए और मांग बढ़ जाए, है ना, कोई चीज सस्ती हो जाए तो मार्केट में अंदर उसकी डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं बेटा एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक। अब ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा सिकुड़ जाना। ठीक है, किसका सिकुड़ जाना? डिमांड का। किसके कारण? प्राइस के कारण। तो आप खुद सोचिए, तो प्राइस क्या होंगे? बड़े होंगे। तो सीधी सी बात है, किसी चीज के प्राइस बढ़ जाए, प्राइस क्या हो जाए? बढ़ जाए। देखिए प्राइस 5 रुपए से कितने हो गए बेटा? 10 रुपए हो गए और डिमांड 200 से 100, यही डिमांड होती है। डिमांड का जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो क्वांटिटी होती है यही डिमांड होती है। तो 5 रुपए से प्राइस 10 रुपए हो गए और डिमांड 200 से कितनी हो गई? 100। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ जाना। किसका? डिमांड का। किसके कारण? प्राइस के कारण। तो मतलब प्राइस बढ़े और डिमांड घट जाए तो इसको हम बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है ना। अब इसका हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाई एक्स है और ये पर क्या है? एक्स एक्स है। ठीक है। तो वाई एक्स पे हम लोगों ने प्राइस सेट कर देंगे और एक्स एक्सिस में हम लोग हमेशा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिमांड वाले चैप्टर में। अब देखो डायग्राम पढ़ना सीखिए। देखिए प्राइस मान के चलिए 10 रुपए थे, सपोज मान के चलिए प्राइस 5 रुपए है। कितने हैं? 5। तो डिमांड कितनी हो रही है बेटा? 200। तो डिमांड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ 5 रुपए पे 200 है, लेकिन प्राइस बढ़कर 10 रुपए हो गए तो डिमांड कितनी हो गई? 100। तो देखिए आप लोग प्राइस बढ़ रहे हैं और डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ को मूवमेंट। तो कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन डिमांड यही है, जब प्राइस बढ़ रहे हैं 5 रुपए से कितना हो गया? 10, डिमांड 200 से कितनी हो गई? 100, है ना। देखो प्राइस बढ़ रहे हैं और डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो ये मूवमेंट मैंने आपको बताया था ना, इसमें मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट क्या है बेटा? नीचे से ऊपर की तरफ को, नीचे से ऊपर। मतलब प्राइस घट रहे हैं, सॉरी प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट रही है, तो नीचे से ऊपर की तरफ वो मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट ये होता है बेटा नीचे से ऊपर की तरफ। अब इसमें देखो एक्सटेंशन में क्या है भाई? मान के चलो किसी चीज के प्राइस 10 रुपए है, प्राइस 10 रुपए, डिमांड कितनी है? 100, डिमांड यहाँ रिप्रेजेंट की है। अब प्राइस क्या हो गए भैया? प्राइस हो गए 10 रुपए से 5 रुपए, 10 रुपए से 5 रुपए, डिमांड 100 से कितनी हो गई? 200। अब डिमांड कर्व हम ऐसे बनाएंगे। अब इसमें क्या हुआ देखिए आप लोग, प्राइस घट रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ को। ठीक है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ को हो रहा है मूवमेंट,
इसमें नीचे से ऊपर की तरफ को हो रहा है। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कितने टाइप्स के होते हैं ये? दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब किसी चीज का बढ़ जाना, किसके कारण? ड्यू टू द प्राइसेस। तो प्राइस घट जाए और डिमांड बढ़ जाए तो इसको एक्सटेंशन इन डिमांड बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम हो जाना। कॉन्ट्रैक्शन किस चीज में? डिमांड में। किसके कारण? ड्यू टू द प्राइस। तो प्राइस बढ़े और डिमांड किसी चीज की कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब हम लोग बात करते हैं आगे इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। देखिए, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब जब किसी चीज के प्राइस वही हैं, प्राइस मान के चलो पहले भी 5 थे और आज भी 5 है, लेकिन डिमांड पहले 100 थी, अब डिमांड कितनी हो गई? 200। ये किसके कारण होता है? ड्यू टू द अदर फैक्टर्स, जो अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाए थे, है ना। अभी आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखिए इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, इसके अंदर प्राइस फिक्स है, तो प्राइस वाला जो वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए यहां से ऐसे बना। इसका मतलब होता है कि प्राइस फिक्स है ना। प्राइस मान के चलो कितने हैं? 5 रुपए हैं। तो डिमांड कर्व कभी ऐसे बनता है, तो ये हो गया। मान के चलो डिमांड कितनी थी पहले? 100 थी, यहाँ पर डिमांड है, ये एक्चुअल में डिमांड होती थी, डिमांड पहले ये थी। अब कह रहा है कि डिमांड कर्व क्या हो गया? राइट हैंड साइड शिफ्ट क्या हो गया? क्या हो गया? D1 और D1। तो कहने का मतलब डिमांड 100 से कितनी हो गई? 200। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्राइस वही है और डिमांड पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 200। कॉन्ट्रैक्शन में मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताई दिया कैसे बनता है। तो इंक्रीज इन डिमांड क्या होती है, आपसे पूछ सकता है, तो आप बताएंगे जब किसी चीज के प्राइस वही रहे और डिमांड क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीज इन डिमांड। ठीक, अब हम बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड क्या होती है बेटा। डिक्रीज इन डिमांड क्या होती है? देखिए, जब किसी चीज के प्राइस फिक्स हैं, प्राइस वही है, पहले डिमांड होती थी, मान के चलो ये होती थी, डिमांड कितनी थी बेटा? 200। 5 रुपए पे कितनी थी? 200। ये तो डीडी, डीडी का मतलब इनिशियल जो स्टार्टिंग का था। अब क्या हुआ? ये हो गया बेटा D1 और D1। इसका मतलब 200 से डिमांड कितनी हो गई? 100। तो जब किसी चीज के प्राइस वही रहे, प्राइस वही रहे और डिमांड पहले से क्या हो जाए? कम। 200 से कितनी हो गई बेटा? 100 हो गई। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड का कम हो जाना, किसके कारण? ड्यू टू द प्राइसेस। कहने का मतलब प्राइसेस वही रहे और डिमांड कम हो जाए। ठीक है, देखो इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड का राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, याद रखना। ये शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग का मतलब बेटा देखो, ये पहले ये यहां से यहां खिसक गया, इसमें लिखा था ना शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग ये बेटा राइट हैंड साइड, है ना, खिसक गया। और यहाँ पर लिखा था कि डिमांड का शिफ्टिंग, ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट, ये राइट हैंड साइड शिफ्ट है, ये लेफ्ट हैंड। फिर से देख लो, राइट हैंड साइड शिफ्ट शिफ्टिंग और ये लेफ्ट हैंड साइड। प्राइस वही है, बस डिमांड क्या हो गई? 100 से 200 हो गई और यहाँ 200 से 100 हो गई। तो ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ और ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड क्या है? चेंज इन डिमांड पेपर में पूछे तो चेंज इन डिमांड भैया जब किसी चीज के प्राइस वही रहे और डिमांड घट बढ़ जाए, इसको चेंज इन डिमांड कहते हैं। चेंज इन डिमांड दो तरह के होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है जब प्राइस वही रहे, जब किसी चीज के प्राइस वही रहे डिमांड बढ़ जाए, इंक्रीज इन डिमांड। जब किसी चीज के प्राइस वही रहे और डिमांड क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं सीधी सी बात डिक्रीज इन डिमांड। ये अदर फैक्टर्स के कारण होता है। इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड का राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है और डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व जो होता है वो लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो जाता है। पक्का इतना समझ में आ गया? चलो जी, इस चार्ट से ना बेटा आपके 10 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में अंतर। ठीक, ये जो मैंने आपको नोट्स वगैरह दिए हुए हैं, प्रोवाइड किए हुए हैं, आप इसके अंदर देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है मैं बता देता हूं फिर भी 1 मिनट के अंदर। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड प्राइसेस के कारण होता है, ये अदर फैक्टर्स के कारण होता है, पहला। दूसरा, इसमें मूवमेंट होता है, इसमें क्या होता है? शिफ्टिंग होती है, 2। तीसरा, ये 2 टाइप्स का होता है, चेंज इन एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। लाइन डाल के लिखते हैं कभी भी, ठीक है, एग्जाम वो डिफरेंस। और चेंज इन डिमांड 2 तरह का होता है, इंक्रीज डिमांड, डिक्रीज डिमांड। कितने हो गए? 3। चौथे में इसका वो बनाओ, इसका वो बनाओ। 5वें में इसका बनाओ, इसका बनाओ। ठीक है, या फिर पेपर में जो डिफरेंस आता है, जो आपका क्वेश्चन आ सकता है, एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस आ सकता है। ठीक, तो आप बता सकते हैं कि एक्सटेंशन इन डिमांड जो होता है, एक्सटेंशन इन डिमांड ये किसके प्राइस के कारण होता है? ये अदर फैक्टर्स के कारण होता है। इसमें मूवमेंट होता है, इसमें शिफ्टिंग होती है। ठीक है, इसका टेबल बनाओ, तीसरे में इसका टेबल बनाओ, चौथे में इसका डायग्राम बनाओ
इसका डायग्राम बनाओ। कंसेप्ट क्लियर? सेम कांड सेम केस इसके साथ करना है, ठीक है? सेम केस इसके साथ करना है बेटा, इसके और इसके साथ करना है, ठीक? ये आज हमने अभी ये कंसेप्ट पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि इंक्रीज इन डिमांड के रीजंस क्या हैं और डिक्रीज इन डिमांड के क्या रीजंस हैं, ठीक है? चलो पढ़ते हैं ये कंसेप्ट। शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। देखिए डिमांड कर्व में बेटा शिफ्टिंग जो हो सकती है ना, वो आपको पता है अदर फैक्टर्स के कारण होती थी, है ना? तो शिफ्टिंग का मतलब जब किसी चीज के प्राइस वही रहे, देखिए ध्यान रखना प्राइस वही है जो पहले थी, लेकिन डिमांड कुछ अदर फैक्टर्स है जिसके कारण डिमांड घट और बढ़ रही है, ठीक? तो आपको पता है कि डिमांड कर्व बेटा दो तरफ शिफ्ट हो सकता है, या तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। जब डिमांड कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो इसको बोलते हैं बेटा इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज के प्राइस वही रहे जो पहले थे लेकिन डिमांड बढ़ जाए पहले से, तो इसको बोलते हैं बेटा इंक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है जब किसी चीज के प्राइस वही हैं जो पहले थे, लेकिन अदर फैक्टर्स के कारण किसी चीज की डिमांड कम हो जाए, ठीक? इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। अब इसको थोड़ा हम लोग वो रीजंस पढ़ेंगे, वो कॉजेस पढ़ेंगे जिसके कारण डिमांड कर्व जो होता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, ठीक है? देखिए इंक्रीज इन डिमांड का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया था बेटा, इस तरह का डायग्राम जब बनता है यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। और डिमांड क्या होती है बेटा? डिमांड नीचे यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है? अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, डिमांड कर्व खींच लिया हमने ऐसे, ठीक? डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ को होता है ऐसे, क्योंकि आपको पता है डिमांड तब बढ़ेगी जब किसी चीज के प्राइस क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब किसी चीज के प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस वही है और फिर भी डिमांड बढ़ रही है, क्या कॉजेस हो सकते हैं? तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने एक ऐसी लाइन खींची, ये हो गए आपके प्राइस मान के चलो किसी चीज के 10 रुपए थे, तो डिमांड कितनी थी उसकी? 100 थी मान के चलो मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर हम 100 ना लिख के ना बेटा, तो हम यहाँ पर मान के चलो ये लिख देते हैं क्यू थी। क्यू का मतलब कुछ थी, हमें नहीं पता क्या थी। अब क्या हो गया? डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज इन डिमांड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये डिमांड पहले थी, अब हमने क्या करा बेटा, यहाँ से एक डैश 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 करके कर दिया, है ना? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पहले डिमांड ये थी और अब डिमांड जो होगी D1 और D1 हो गई। कहने का मतलब डिमांड OQ से बढ़कर क्या हो गई बेटा? OQ1 हो गई। ये डिमांड शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड, ठीक? तो आपसे पेपर में पूछे इंक्रीज इन डिमांड का आप डायग्राम बनाए, तो इंक्रीज इन डिमांड का ये रहा, OQ से OQ1 हो गई। डिमांड इनिशियल जो शुरुआत की जो डिमांड थी वो DD थी, DD डिमांड कर्व ये रहा। और जो अब नया डिमांड कर्व बना बेटा D1 और D1। तो आपसे पेपर में पूछेगा इंक्रीज इन डिमांड के कॉजेस बता दीजिए। मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर प्राइस तो वही है चीज के, लेकिन उसकी डिमांड क्या हो गई है? बढ़ रही है, सॉरी, ठीक? तो इंक्रीज इन डिमांड के क्वेश्चन हमारा ये बना कि इंक्रीज इन डिमांड के कॉजेस बता दो। इंक्रीज इन डिमांड के हम लोग कारणों की बात कर रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड के क्या क्या कारण है, ठीक है जी? चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, 5-6 कारण हैं, आपसे 3 या 4 पूछेगा पेपर में। तो सबसे पहला है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है? सोचो, बिल्कुल सही है, सही सोचते हो तो, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है बेटा वो गुड्स जो एक दूसरे के स्थान पे यूज में लाई जा सकती है, जैसे जियो और एयरटेल। दोनों के दाम देखो, यहाँ देखो दोनों के दाम सेम है, ठीक है? जियो एयरटेल दोनों के प्राइसेस सेम है, दोनों का रिचार्ज 799 का था, ठीक है? इसके क्या हुआ? ये जियो है, इसने क्या करा बेटा? अपने प्राइस बढ़ा दिए, 899 का कर दिया रिचार्ज। कितने कर दिया? 899 का। ध्यान रखना इसने चेंज नहीं करे भाई, इसके तो वही के वही हैं। तो आप बताओ इसकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है, जो बंदे जियो वाले हैं वो किसमें पोर्ट कराएंगे? एयरटेल में, क्योंकि सर्विस दोनों की सेम थी, लेकिन इसकी खुजली हुई, इसने क्या कर दिया? दाम क्या कर दिया? अपने बढ़ा दिए। तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? इसकी बढ़ेगी, है ना? तो सीधी सी बात है, वो आपसे क्या बोल रहा है, देखो फिर से पढ़ो। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कह रहा है अगर दो चीजें आपस में सब्स्टिट्यूट्स हो, लाइक जियो और एयरटेल, है ना? और जो जियो वाला है इसका सब्स्टिट्यूट जियो और एयरटेल, इसके सब्स्टिट्यूट ने क्या करा? प्राइस कम बढ़ा दिए, लेकिन इसने अपने प्राइस वही रखे, तो डिमांड बढ़ जाएगी किसकी? इसकी,
है ना। तो ये कंडीशन बन जाएगी बेटा। प्राइस 79 है इसके अभी, लेकिन क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर है उसने प्राइस बढ़ाए हैं, इसलिए इसने नहीं बढ़ाए, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक रीजन हो गया इंक्रीज। फिर से देखो, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। पहला कॉज कंप्लीट हो गया तुम्हारा। दूसरा, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है भैया, नहीं पता? देखो, चलो बिल्कुल सही बता रहे हो आप, बहुत बढ़िया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको पता है कि जो मिलकर किसी चीज की डिमांड को क्या करती है भैया, कंप्लीट करती है ना। लाइक बिल्कुल सिम और मोबाइल। भाई सिम का रिचार्ज और मोबाइल। ठीक, अब एक बात बताओ भाई, अगर मोबाइल सिम के दाम सस्ते हो गए, सिम अभी रिचार्ज कितने का है, 899 का, 5G वाले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 5G है, तुम्हारे पास 4G होगा लेकिन, ठीक है, चलो ठीक है, तुम पे भी 5G है भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। मान के चलो भाई, अगर सिम सस्ती हो जाए, रिचार्ज सस्ता हो जाए, रिचार्ज जो अभी 799 का है या 899 का है, वो रिचार्ज अगर 499 का हो जाए, तो आप ये बताओ जो मोबाइल है उनकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है, मोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे मोबाइल, क्योंकि सिम सस्ती हो गई, है ना। तो सीधी सी बात है, देखो मोबाइल पहले भी 10,000 का था, सॉरी 15,000 का था, आज भी 15,000 का है, उसने अपने प्राइस घटाए नहीं, लेकिन जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बिल्कुल सही बात है, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थी, सिम ने अपने प्राइस कम किए, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं कि भाई मोबाइल वाले ने अपने दाम घटाए नहीं, ठीक है, लेकिन जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, रिचार्ज, सिम का जो रिचार्ज है वो सस्ता हो गया, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक, दो रीजंस हो गए। तीसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। मान के चलो मुझे ऐसा पता लग रहा है कि जो आज चीज 10 रुपए की है वो कल 30 रुपए की हो जाएगी, या पेट्रोल मान के चलो जो आज 90 रुपए लीटर मिल रहा है वो कल 200 रुपए लीटर मिलेगा, तो बताओ आज आप क्या करोगे? अब बिल्कुल सही बात है, आप आज ही क्या करोगे, अपनी टंकी फुल करवा लोगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भैया किसी चीज के दाम क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं और भयंकर तरीके से बढ़ने वाले हैं, तो आप आज उसकी डिमांड क्या करोगे, ज्यादा करोगे। डिमांड आज क्या करोगे, ज्यादा करोगे। आज की बात कर रहे हैं, दाम फ्यूचर में बढ़ेंगे, लेकिन आज आप उसकी डिमांड क्या करोगे, ज्यादा करोगे। ठीक है, पक्का। तो आज दाम कम नहीं हुए, आज दाम वही है, लेकिन फ्यूचर की ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फ्यूचर में दाम बढ़ने वाले हैं, इसलिए क्या करा आपने, आज डिमांड उसकी क्या करती, ज्यादा कर दी, तो डिमांड बढ़ गई। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं बच्चों कि कौन कौन से वो कॉजेज हैं जिसके कारण किसी चीज की डिमांड, जबकि उसने प्राइस कम नहीं करे उस चीज ने, है ना, प्राइस कम नहीं हुए उस चीज के, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है। ठीक, 3 हो गए। चौथा, इंक्रीज इन इनकम। देखो अगर एक इंसान नॉर्मल गुड्स को खाए, ये नॉर्मल गुड्स के केस के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो अगर किसी चीज, कोई इंसान कोई चीज को खाता है और उसकी इनकम बढ़ जाए, ठीक, 20,000 से उसकी इनकम 40,000 हो जाए तो वो चीज को ज्यादा खाएगा नहीं खाएगा, खाएगा तो भाई उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी पहले से ज्यादा। ठीक है, इसके बाद फेवरेबल चेंज इन फैशन। मान के चलो किसी चीज का फैशन आ गया, या किसी चीज का समय आ गया, जैसे छाता वगैरह आ गया, और या माता की चुन्नियां हैं, या फिर फरवरी में बहुत सारे दिन आते हैं, उसमें एक दिन चॉकलेट डे आता है ना, चॉकलेट उस दिन भी आज भी 10 की है। ठीक, कब, सितंबर में भी 10 की है, और सितंबर के बाद फरवरी आएगा अगले साल 2026 में, तब भी 10 की होगी, लेकिन डिमांड उस दिन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लोग खरीदना शुरू कर देते हैं उसको, है ना। इसी तरह बहुत सारे दिन आते हैं, वो आप सभी को पता है महाराज। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि चॉकलेट डे की। तो फेवरेबल चेंज इन फैशन, अगर किसी चीज का फैशन आ जाए, ठीक, जैसे नवरात्रि अभी आने वाले हैं, तो माता की चुन्नियां, है ना, 20 रुपए की चुन्नी होगी, तो वो आज भी 20 की है, उस दिन भी 20 की है, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि उसका समय आ गया उसका भी। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अभी श्राद्ध चल रहे भाई, है ना, तो जो हिंदू लोग होते हैं भाई, वो ज्यादातर प्याज व्याज नहीं खाते, है ना, तो कहने का मतलब अभी प्याज की डिमांड में कमी है, प्राइस वही है, लेकिन डिमांड लोग कम कर रहे हैं, नहीं खरीद रहे, या कोई नई चीज नहीं खरीदते। फोन आज भी
इतने का ही है, और नवरात्रों में भी या दिवाली के समय भी उतने का ही होगा। लेकिन दिवाली में लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो लोग मान के चलो आज उसको नहीं खरीद रहे, है ना, तो दिवाली के टाइम वो लोग उसको खरीदेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। या मान के चलो जैसे प्याज है जो आज नहीं खा रहे प्याज, तो वो 15 दिन बाद श्राद्ध खत्म होने के बाद या नवरात्रि खत्म होने के बाद प्याज को खरीदना शुरू कर देंगे। तो अगर किसी चीज के खरीदने वाले इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ जाएं, तो भाई डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रीजन है, कॉजेस हैं। ठीक, तो पेपर में आपसे 4 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान रखना। या तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा सीधी इनके की डिमांड कर्व के ना राइट हैंड साइड शिफ्ट होने के रीजंस बताओ, या इंक्रीज इन डिमांड के कॉजेस बताओ। तो इसमें से कोई 3 या 4 आप बता देना। या फिर पेपर में ना एक कंडीशन बना के देगा बेटा आपको। क्या देगा, कंडीशन बना के। जैसे आपसे पूछेगा सपोज कि किसी इंसान की इनकम बढ़ जाए, इफ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन द डिमांड कर्व। ठीक है, ठीक, एक्सप्लेन इट बाय यूजिंग ए डायग्राम। ठीक, तो आपको सीधा सी पता है भाई, अगर किसी चीज की किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कर किस और शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा लिखना है इसके बारे में आपको ऊपर, तो फिर इसके बाद डायग्राम बनना है, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दे देना। कोई भी एक कॉजेज आपसे पूछ सकता है घुमा फिरा के, क्या कहता है किसी चीज की एक स्टेटमेंट बन के आता है, मान के चलो किसी चीज की फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो डिमांड कर्व पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, डिमांड क्या होगा, बढ़ेगी। तो आप बताएंगे कि अगर मकड़म जो है फलाना ढिमकाना होता है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने का डायग्राम बना लो, डायग्राम बनने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन दे दो। अब एक्सप्लेनेशन कहाँ से लिखोगे, नोट्स में दे रखा है मैंने आपको। ठीक है, वो लिखा हुआ है, पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। वीडियो देखने से मतलब होगा बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो इकोनॉमिक्स में 2 चीजें होती है बेटा। ठीक, सबसे पहले आप चीजों को समझो, पहले आप चीजों को समझोगे, समझने के बाद फिर आप याद करोगे। मैं हर क्लास में बच्चों को कहता हूं कि पहले चीजों को समझो, समझने के बाद याद होंगी चीजें। ठीक, इकोनॉमिक्स में पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, पहले चीजों को समझो, समझने के बाद उसको जो है आप याद करो। ठीक, तो यहाँ पर जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब आप बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखोगे तो उसमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको लिखने का तरीका जो है उसी में से देखना है, किसमें से, नोट्स में से। अब सेम केस जो है डिक्रीज इन डिमांड का, डिक्रीज इन डिमांड का सेम उल्टा है कंसेप्ट इसका। जो इंक्रीज इन डिमांड पड़ा है उसका जस्ट उल्टा जो है डिक्रीज इन डिमांड का है। ठीक है ना, तो डिक्रीज इन डिमांड, आप इंक्रीज इन डिमांड अच्छी तरह समझ, तो डिक्रीज इन डिमांड आपको अधिक से समझ में आ जाएगा। ये कॉजेज हैं जस्ट उल्टे हो जाएंगे। जैसे यहाँ इंक्रीज लिखा है वहां डिक्रीज हो जाएगा उधर में, यहाँ डिक्रीज लिखा है वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो डिमांड कर्व में शिफ्टिंग हमने पढ़ा। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे आगे। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे, एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है और बहुत एक देखा जाए भी बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक जनरल सी बात है कि भाई हमने अभी पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि भाई जब कोई चीज सस्ती होगी, देखो जब कोई चीज सस्ती होगी, भाई कोई चीज मान के चलो, सीधी सी बात है, कोई चीज 10 रुपए की थी, ठीक है, 10 रुपए से कितनी की होगी, 5 रुपए की। मतलब यहाँ प्राइस होते हैं और यहाँ क्वांटिटी होती है। फिर बता रहा हूँ आपको, भाई कोई चीज 10 रुपए की थी और मान के चलो 5 रुपए की होगी, प्राइस घट गई तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, 100 से क्या हो गई, 200। तो भाई सीधी सी बात है, हमने भी पढ़ा कि भाई प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। क्लियर है, प्राइस घटेंगे डिमांड बढ़ेगी। ऐसा क्यों, पेपर में भी पूछ लेता है, बताओ 3 नंबर में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। तुम बताओ, जब किसी चीज के प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, सबको पता है। लेकिन पेपर में आपसे 3 कॉजेस पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लॉप डाउनवर्ड। डिमांड कर्व का जो स्लॉप होता है, स्लॉप का मतलब ये ढलान जो होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ क्यों बनाते हैं। हम जब डिमांड की जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग डिमांड का डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ को बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं, क्यों बनता है वो बेटा, इसी के कारण बनता है कि प्राइस घटते हैं तो डिमांड बढ़ती है। तो ऐसा क्यों होता है, पेपर में आपसे कॉजेस पूछ सकता है। कितने, 3 कॉजेस आपको पता होने चाहिए, जहां मैंने 4 लिखे हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकम इफेक्ट। क्या बात करते हैं, इनकम इफेक्ट। देखो इनकम इफेक्ट क्या होता है बेटा, मेरी बात सुनो। मान के चलो आपको आपके घर से 100 रुपए मिलते हैं रोज। कितने मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना कितने रुपए मिलते हैं महाराज। ठीक है, आपको 100 रुपए मिलते हैं, तो आप 100 रुपए से आप बड़े रोल के बड़े दीवाने हो महाराज। रोल के, है ना, रोल जो होता है ना 10 रुपए का आता है लंबा सा। हाँ, तो कहने का मतलब आप रोल के बड़े दीवाने हो महाराज। ठीक है, तो आपने क्या करा भाई, 10 रुपए का एक रोल होता है, तो आप कितने रोल खाते थे, 100 रुपए रोज मिलते हैं,
तो आप 10 रुपए का रोल होता है, तो शाम को आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो महाराज, तो ट्यूशन में आप आते समय भूख लगती है तो आप 100 रुपए मिलते थे, ठीक है, 10 रुपए का रोल है, कितना रोल खाते थे? 10। क्लियर, वेरी गुड। अब क्या हुआ, रोल वाले ने अपने जो रोल के प्राइजेस हैं सेल लगा दी, 1 महीने के लिए प्राइस एक्चुअली क्या कर दिए, 5 रुपए कर दिए, मतलब अपनी सेल बढ़ाने के लिए अपने दाम 10 रुपए से कितने कर दिए, 5। ठीक है, अब पैसे आपके पास कितने हैं, 100 रुपए, मतलब कल भी 100 रुपए थे, आज भी 100 रुपए हैं, लेकिन कल प्राइस कितने थे, 10, लेकिन आज प्राइस कितने, 5। तो क्या होगा, आप उसी 100 रुपए से पहले जहां 10 रोल खाते थे, अब कितने खा पाओगे, 20। तो कहने का मतलब जैसे ही किसी चीज के प्राइस घट जाते हैं, प्राइस घट जाते हैं, तो इंसान की एक्चुअल इनकम या परचेजिंग पावर पहले से क्या होती है, बढ़ जाती है। तो डिमांड क्या करता है, वो ज्यादा करता है। जैसे यहाँ पर 10 रुपए का रोल था, 100 रुपए थे 10, लेकिन प्राइस कम हो गए, तो आज वो अपने उसी 100 रुपए से 20 रोल खरीद सकता है, तो डिमांड उसकी क्या हो गई, बढ़ गई, पहला कॉज। दूसरा, साइज ऑफ कंज्यूमर्स ग्रुप। देखो एक्चुअली क्या होता है, मैं आपसे बोलता हूँ कि एक एप्पल का फोन आता है ना, कितने का होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है लमसम 70-80 हजार रुपए का होगा। तो मुझ जैसे गरीब टीचर नहीं खरीद सकते, अगर खरीद पाते तो मैं अपनी एप्पल के फोन से बनाता। महाराज यहाँ बहुत क्लियरिटी होती है आपकी, ठीक है। लेकिन अगर वही फोन 30 हजार रुपए का हो जाए तो क्या होगा, 70-80 हजार का जो फोन है, 30 हजार का, जो मुझ जैसे जो गरीब टीचर है मान के चलो, है ना, जो वीडियोस बनाते हैं मान के चलो, ठीक, तो वो भी एप्पल का फोन यूज करेंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी। कहने का मतलब जैसे ही किसी चीज के प्राइस, देखो हर एक इंसान की ना परचेजिंग पावर की एक रेंज होती है ना। हम एप्पल के फोन नहीं खरीद सकते क्योंकि 80 हजार रुपए का फोन है, ठीक, लेकिन अगर एप्पल का फोन 30 हजार रुपए का हो जाए तो क्या होगा महाराज, तो हम जैसे जो टीचर्स वगैरह हैं, जो भी लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, वो भी उसको खरीदना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब जैसे किसी चीज के दाम कम होते हैं, तो जो कंज्यूमर्स उसको नहीं खरीद रहे होते, वो भी अब खरीदना क्या करते हैं, उस चीज को शुरू कर देते हैं। तो इसलिए डिमांड एक्चुअली क्या होती है, बढ़ जाती है। 2 कॉजेज हो गए। तीसरा, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स से पहले चौथा हम पढ़ते हैं मल्टीपल यूजेस के बारे में बात करते हैं। देखो दूध है, दूध अभी 75 रुपए लीटर है बेटा, कितना, 75। देखो 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होती है जिनको हम लोग सिंगल तरह से यूज कर सकते हैं, एक ऐसी चीज होती है जिनको हम मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे दूध है, दूध एक सिंगल यूज वाली मल्टीपल यूज वाली चीज है ना भाई। दूध से आप बहुत कुछ बना सकते हो, दूध की चाय बना सकते हो, खीर बना सकते हो, घी बना सकते हो, मावा बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हो आप लोग। तो जैसे 75 रुपए जो दूध के दाम है, मान के चलो क्या है, 75 रुपए, तो एक बंदा एक्चुअली मान के चलो अब मान के चलो एक बंदा 2 किलो दूध खरीदता है, कितना किलो खरीदता है, 2 किलो। जैसे ही वो दूध, मान के चलो सीधी सी बात है, अभी वो जो 2 किलो दूध खरीद रहा है, उसका परिवार बड़ा है, वो ओनली चाय के लिए खरीद रहा है। किसके लिए खरीद रहा है, चाय के लिए। अब जैसे ही दूध 75 से मान के चलो 20 रुपए लीटर हो गया, या मान के चलो आप 20 तो बहुत ज्यादा हो गया, 30 रुपए लीटर हो गया, ठीक है। तो अब ना इसके घर में चाय नहीं बनेगी, चाय तो बनेगी, चाय के साथ खीर भी बनेगी, है ना। मतलब आप ये 2 किलो जैसे 30 रुपए होगा, तो ये इसका कंजप्शन सीधी सी बात है 6 किलो कर देगा, क्योंकि वो दूध को मल्टीपल तरह से यूज करेगा। तो कहने का मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटे, जैसे दूध है, बिजली है, चना है, तो इनके प्राइस जैसे कम होते हैं तो लोग इनको मल्टीपल तरह से यूज करना शुरू कर देते हैं, तरह तरह से, तो इसलिए इनकी डिमांड बढ़ जाती है। ये है थर्ड वाला, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स। ये ऐसे मान के चलो, 2 बंदे हैं ए और बी, दोनों इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और दोनों की फीस 600 रुपए है, ठीक है, कितनी है, 600 रुपए है, ठीक है, कितनी है, 600 रुपए। एक्चुअली क्या हुआ, इसके दिमाग में कुछ खुजली उठी, इसने दाम कर दिए, सीधी सी बात है, क्या कर दिए, 700 रुपए, दाम इसने बढ़ा दिए, ठीक है, दाम इसने बढ़ा दिए, या इसको थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सस्ता कर दे, थोड़ा सिंपल कर देते हैं कंसेप्ट को, नहीं तो तुम घूम जाओगे। इसने दाम 100 रुपए कर दिए, 100 रुपए घटा के 100 रुपए, 600 रुपए में से 100 रुपए घटा दिए, इसने 500 कर दिए। अब क्या होगा बताओ, बहुत बढ़िया। अब जो नए नए बच्चे हैं, वो इसके तो बच्चे टूटेंगे ही, मतलब दोनों बंदे सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, दोनों बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास पढ़ाते हैं। इसने क्या करा, 100 रुपए कम कर दिए, इसने कुछ नहीं करे, प्राइस घटा दिए। अब नए बच्चे कहाँ जाना पसंद करेंगे बताओ, इसके पास, और इसके भी बच्चे कुछ टूट के कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, क्योंकि सस्ता हो गया भाई। तो सीधी सी बात है भैया, अगर 2 चीजें आपस में एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स हों, सब्स्टिट्यूट का मतलब आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम है, और एक अगर अपने दाम घटा दे,
ठीक है, तो जो नए कस्टमर्स जुड़ेंगे वो उस बंदे से जुड़ेंगे जिसके प्राइस कम है और इसके भी टूट के आएंगे। तो कहने का मतलब यही सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स होता है। ठीक है, तो अगर दो चीजें आपस में एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, कोको कोला और क्या बोलते हैं थम्स अप, है ना, कोको कोला वाले ने अपने दाम कम कर दिए, तो जो नए बंदे हैं, जो नए बंदे मार्केट में आएंगे, तो जो सब कोको कोला वाले होंगे वो सीधी सी बात है कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हाँ इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जब किसी चीज के प्राइस कम होते हैं, जब किसी चीज के प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है, ऐसा क्यों, वो कॉजेज हम लोगों ने पढ़े बेटा, इसमें से कोई तीन आप याद कर लेना। ठीक है ना, आओ बच्चों अब हम लोग बात करेंगे बेटा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, सुनो, एक्सेप्शन का मतलब तो जस्ट अपोजिट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा कि साहब कि जब किसी चीज के प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी। देखो हमने पढ़ा कि भाई अगर कोई चीज मान के चलो भाई 5 रुपए से अगर 10 रुपए की होती है, प्राइस बढ़ते हैं तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, 200 से 100 हो जाएगी। कोई चीज महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम होगी। लेकिन अगर कोई चीज सस्ती होती है, 10 रुपए से 5 रुपए की होती है, तो इसकी डिमांड मार्केट में 100 से क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अभी तक हमने ये पढ़ा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके प्राइस बढ़ने पर भी उनकी डिमांड ज्यादा होती है और प्राइस कम होने पर भी उनकी डिमांड कम होती है, मतलब प्राइस कम होने पर भी उनकी डिमांड बढ़ती नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा। ठीक है, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस है, अब हम लोगों को एक्सेप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन, कोई भी 3 एक्सेप्शंस आप पेपर के लिए याद रखिए, पेपर में आपसे पूछेगा कि लॉ ऑफ डिमांड की, वैसे कम आता है क्वेश्चन पेपर में तो आपको, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग बात करते थे बेटे कि लॉ ऑफ डिमांड कहता था कीमत कम तो मांग ज्यादा, कीमत ज्यादा तो मांग कम। अब एक्सेप्शंस क्या है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके प्राइस बढ़ने पर भी उनकी डिमांड बढ़ती है, लाइक जस्ट अपोजिट। देखो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड लिखा हुआ है, जस्ट अपोजिट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी। लेकिन एक्सेप्शंस के अंदर क्या होता है, प्राइस बढ़ रहे फिर भी डिमांड बढ़ रही, प्राइस घट रहे तब भी डिमांड घट रही है। तो कहने का मतलब सबसे पहले है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस। देखो गोल्ड के दाम, गोल्ड की डिमांड, जैसे आपने देखा होगा गोल्ड है, महंगी चीजें हैं, दिवाली के समय पर आपने शादियों के टाइम पर अपने सीजन में देखा होगा कि गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे होते हैं, फिर भी उसकी डिमांड क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। या मान के चलो जैसे मान के चलो जैसे बुलेट है, बुलेट, ठीक, ये बुलेट भाई आदमी चल तो मोटरसाइकिल में भी चलता है, बुलेट क्यों यूज करता है, चमकाने के लिए। तो कुछ चीजें बेटा ऐसी होती हैं जो समाज में ना अपने आप को चमकाने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर कौन लोग खरीदते हैं, अमीर लोग। तो अमीर लोगों को ना ज्यादातर कोई प्राइसेस से कोई इतना इफेक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने पर भी इन चीजों की डिमांड क्या होती है, बढ़ रही होती है, जबकि जहां पर लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर लागू नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड आपका जस्ट अपोजिट जहां पर हो जाए वहां पर वो होते हैं एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये सबसे पहले लागू होता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में, मतलब गोल्ड, सोना, चांदी, महंगी जो गाड़ियां होती हैं उनमें लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर प्राइस बढ़ रहे होते हैं फिर भी डिमांड बढ़ रही होती है। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा है। दूसरा, व्हेन कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। देखो कभी कभार क्या होता है कि कोई इंसान, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं, इस तरह के व्यक्ति होते हैं कि वो किसी इंसान को ना मतलब किसी चीज को उसके प्राइस से जज करते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि अगर यार प्राइस ज्यादा है, अगर ये महंगी चीज दे रहा है तो इसका मतलब बढ़िया दे रहा होगा, और सस्ती चीज दे रहा है तो एक्चुअली क्या दे रहा होगा, यार ये बेकार चीज होगी। तो क्या होता है कि जब कभी कभार किसी इंसान की मेंटलिटी इस प्रकार की हो कि भाई अगर कोई चीज ज्यादा प्राइस की है तो वो ज्यादा अच्छी होगी, है ना, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। अगर किसी इंसान की मेंटलिटी इस प्रकार की हो कि कोई चीज महंगी मिल रही है तो वो अच्छी मिल रही होगी, तो वो क्या करता है, उसको ज्यादा खरीदता है। और वो कभी कुछ लोग सोचते हैं कि कोई चीज सस्ती मिल रही है तो उसको कम खरीदते हैं, क्यों, वो सोचते हैं बेकार होगी इस वजह से सस्ती मिल रही है। तो अगर इंसान की मेंटलिटी इस प्रकार की हो, अगर कोई इंसान इस प्रकार का हो जो उसकी क्वालिटी को जज करता हो, ठीक है, किसके कारण, उसके प्राइसेस के कारण, तो वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। तीसरी है नेसेसिटी ऑफ लाइफ। देखिए दवाइयां हैं, अब मान के चलो एक कैप्सूल दवाई का किसी इंसान का 10 रुपए का आता है और वो हर महीने खानी है उसको, उसकी जीवन भर की वो दवाई है मान के चलो सपोज, है ना, और वो 10 रुपए का उसको एक कैप्सूल आता है ना। अब वो कैप्सूल अगर मान के चलो 5 रुपए का हो गया, तो आप बताओ प्राइस कम हो गए, तब तो आप उसको 2 खाने चाहिए कैप्सूल, नहीं खाएगा, क्यों, सही बात है, क्योंकि भाई वो तो एक ही खाएगा ना,
है ना। अब वही कैप्सूल 20 रुपए का हो जाए तो अब तो आधा खाएगा वो, आप कहोगे नहीं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं हो रहा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है जब सस्ता हो जाए तो खूब खाए, है ना। तो अगले महीने का भी आज ही खा ले ताकि एडजस्ट हो जाए, नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जिनके प्राइस बढ़ जाए या घट जाए हम उनका उतना ही यूज करते हैं जितना पहले यूज करते थे, डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नेसेसिटी इसको अप्लाई करें। देखिए तीसरा है, चौथा है गिफिन गुड्स। बेटे गिफिन गुड्स क्या होती है, महाघटिया वस्तुएं होती हैं, एक घटिया होती है, एक होती है महाघटिया, ठीक है। तो गिफिन गुड्स वाले केस में भी जो है एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, ठीक। तो गिफिन गुड्स होती है महाघटिया वस्तु होती है, जब इनके प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनकी डिमांड बढ़ती है, और जब इनके प्राइस घटते हैं तो इनकी डिमांड क्या होती है, घटती है, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी सजेशन अगर देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपको ये पढ़ा हुआ मतलब ये अगर आपको जो पढ़ाया हुआ है ठीक से समझ में आ रहा है बेटा, तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर दो, और किसी बच्चे को जो उसको जरूरत हो, जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहा हो, उसको सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। और ये प्रयास है भैया, जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं मेरे, उसके द्वारा हम लोग पढ़ा रहे हैं, और बाकी तो आप पढ़े, मेहनत करें, और एग्जाम्स आने वाले हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट।